बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग इकोनॉमिक सिस्टम एंड उसके अलावा बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम गो थ्रू कर चुके हैं। अब जब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे और माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास डिमांड। डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि सर ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या? सो हमारे पास इकोनॉमिक्स दो ब्रांचेस में डिवाइडेड है। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है। अब ये जो वर्ड देख रहे हैं आप माइक्रो इकोनॉमिक्स स्क्रीन पे, तो इसमें ये दो वर्ड्स पे है, एक माइक्रो दूसरा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का तो आप सबको पता है कि इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड नीड। हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा स्कार्स हैं और उसको किस तरीके से एलोकेट किया जाए कि उससे मैक्सिमम बेनिफिट अचीव किया जाए, मैक्सिमम वांट्स पूरी की जाए, मैक्सिमम गुड्स प्रोड्यूस किए जाए। ये इकोनॉमिक्स कहलाता है। ये लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अब इसमें एक जगह माइक्रो आ रहा है एंड दूसरी जगह मैक्रो आ रहा है। तो माइक्रो का आप सबको पता होगा, जैसे माइक्रोस्कोप होता है। माइक्रोस्कोप का क्या होता है कि वो चीजें जो इनविजिबल हैं, बहुत स्मॉल है, मिलियन पार्ट है, वो आपको विजिबल कर देता है। सेम इज यहाँ भी माइक्रो से मुराद क्या है? स्मॉल, मिलियन पार्ट। तो जब हम इकोनॉमी को एज अ होल देखते हैं तो हमारी इकोनॉमी छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइडेड होती है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में हाउस होल्ड भी है। पाकिस्तान में हाउस होल्ड से मुराद कंज्यूमर्स, जो बायर्स हैं, जो चीजें बाय करते हैं वो। एंड फर्म से मुराद प्रोड्यूसर, जो चीजें प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर पीएसओ है तो वो ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, ऑयल सेल करता है। इसी तरीके से हमारे पास स्कूल्स हैं, वो भी प्रोड्यूसर्स के अंदर आएंगे, फर्म्स के अंदर आएंगे। हमारे पास जो बिजनेसेस हैं, ठीक है, जितने भी बिजनेसेस आप देखते होंगे, ये सारे फर्म्स के अंदर आते हैं। एंड तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या थी? गवर्नमेंट। अच्छा जी। तो ये इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है ना? हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट। और इंटरनेशनली आप ऑपरेट कर रहे हो तो इंटरनेशनल ट्रेडर भी इसके अंदर आ जाएगा चौथे नंबर पे। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं इनफरादी मसाइल। इनफरादी मसाइल, एक होते हैं इज्तिमाई मसाइल, एक होते हैं इनफरादी मसाइल। एक होते हैं पर्सनल मैटर्स, पर्सनल इश्यूज, एक होते हैं जनरल इश्यूज। वो इश्यूज जिनका ताल्लुक पर्सनल से है, पर्सन से है, लाइक हाउस होल्ड से है, फर्म से है। सर हाउस होल्ड को क्या इश्यूज होते हैं? हाउस होल्ड को प्राइस के इश्यूज होते हैं। आप फॉर सपोज किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है तो एक हाउस होल्ड, एक बायर कैसे बिहेव करेगा? ठीक है ना? बट अमूमन आपने देखा होगा कि हमारे पास किसी चीज की डिमांड, जब किसी चीज की प्राइस बढ़ जाती है, किसी चीज की प्राइस बढ़ जाती है, तो आपने देखा होगा अमूमन लोग जो हैं चीजें कम बाय करते हैं। चीजें लोग जो है क्वांटिटी कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। आपने अमूमन देखा होगा। और अगर जब चीजें की वैल्यू गिर जाती है, चीजों की प्राइसेस गिर जाती हैं, तो लोग क्या करते हैं? ज्यादा बाय करते हैं। तो एक तो हाउस होल्ड कैसे बिहेव करेगा और क्यों बिहेव करेगा, ठीक है? ज्यादातर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर प्राइस के बारे में पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो हाउस होल्ड कैसे बिहेव करेगा, प्राइस कम होती है तो वो कैसे बिहेव करेगा। जाहिर है हर एक बंदे का बिहेवियर इसमें अलग होता है। तो ये इश्यूज हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। सेम एज फर्म्स। फर्म्स भी प्राइस पे करती हैं। फर्म्स लेबर अक्वायर करती हैं तो उसको वेजेस पे करती हैं। लैंड अक्वायर करती है तो उसकी जगह रेंट पे करती हैं। ठीक है ना? एंड इंटरेस्ट पे करती हैं। ठीक है? और इसी तरीके से फर्म प्राइस चार्ज भी कर रही होती है। तो व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट अगर फॉर सपोज मार्केट के अंदर जो है क्या नाम है, प्राइस एक चीज की सेलिंग प्राइस जो है वो कम हो जाती है या बढ़ जाती है, तो उनका इम्पैक्ट क्या होगा? वो किस तरीके से बिहेव करेंगे? जैसे आपने भी सुना कि गवर्नमेंट ने पेट्रोल की प्राइसेस कम कर दी। तो गवर्नमेंट ने पेट्रोल की प्राइसेस कम की तो आपने इम्पैक्ट देखा होगा कि सप्लाई रिड्यूस हो गई। सो ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या रीजंस हैं? क्या क्या वजूहात हैं? ये हम पढ़ेंगे इसके अंदर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। इसी तरीके से वेजेस के हवाले से, कि वेजेस कैसे डिटरमिन होती हैं एंड वेजेस क्यों बढ़ती हैं, क्यों कम होती हैं, जो तनख्वाहें वगैरह होती हैं। ठीक है ना? इसके पीछे क्या रीजन है, हम ये पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल पार्ट को पढ़ता है, मिलियन पार्ट को पढ़ता है। अगर कोई इकोनॉमी है तो उसके वो स्मॉल सेगमेंट को पढ़ता है। मतलब हमारे पास पूरे पाकिस्तान एक बड़ी मार्केट है, उसके अंदर फिर छोटी छोटी मार्केट्स हैं। तो हर मार्केट का क्या बिहेवियर होता है?
ठीक है, हम ये पढ़ेंगे किसके अंदर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। इसीलिए, और दूसरा मैंने कहा इसमें प्राइस की बात ज्यादा हो रही होती है तो इसको प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा जी। इसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स से, सर मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ऑन लार्ज स्केल पर, यही प्रॉब्लम ऑन लार्ज स्केल पढ़ेंगे। ठीक है ना, अब एक बंदे के साथ मसला है और पूरे मुल्क को मसला, उसमें फर्क होता है। देख एक शॉर्टकट बात बताऊं, जैसे अभी हमने पढ़ा कि प्राइसेस जब बढ़ती है, फॉर सपोज नींबू की कीमत ज्यादा हो गई या नींबू की कीमत कम हो गई, लोगों का बिहेवियर क्या होगा। चिकन की कीमत, जैसे आपने आजकल सुना कि ईद के बाद चिकन की कीमत ज्यादा हो गई, तो लोगों का बिहेवियर क्या होगा, लोग किस तरीके से बिहेव करेंगे, ये आप पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ओवरऑल पूरे मुल्क की कीमत अगर ज्यादा हो जाए, ओवरऑल पूरे मुल्क का प्राइस लेवल अगर ज्यादा हो जाए, तो ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीजन थे, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। ओवरऑल जब मुल्क में कीमतें ज्यादा हो जाती हैं तो उसको प्यार से हम क्या कहते हैं बेटा, उसको प्यार से हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है ना। और अगर हम एक मार्केट की बात करते हैं, एक मार्केट में प्राइस का जो अमल दखल होता है उसको मार्केट प्राइस कहते हैं या इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। सो एक पर्टिकुलर मार्केट में जो प्राइस में चेंजेस आ रही है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, पूरे मुल्क के प्राइस लेवल में चेंजेस आ रहा है वो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वो इज्तिमाई मसला है, वो सबके साथ है, उसका इम्पैक्ट सब पे पड़ेगा। सेम एज एक कंपनी है, वो उसका जो आउटपुट है, उसके आउटपुट का क्या बिहेवियर है। आउटपुट बढ़ता है तो एवरेज कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आउटपुट कम होता है तो एवरेज कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये सारा जो है हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, वो एक 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 पर्टिकुलर बिजनेस का आउटपुट है। लेकिन जब हम पूरे मुल्क की आउटपुट की बात करते हैं तो पूरे मुल्क के आउटपुट को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पूरे मुल्क के आउटपुट से रिलेटेड है, पूरे मुल्क की इनकम से रिलेटेड है। इसका जो कैलकुलेशन है ये हम सीखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। उसके बाद एक वर्कर है, आपने उसको रिडंडेंट कर दिया। ठीक है ना, अमूमन जब जॉब रिक्वायर्ड नहीं होती है हम वर्कर को रिडंडेंट कर देते हैं, और जब वर्कर नहीं चाहिए होता तो हम उसको क्या कर देते हैं, डिसमिस कर देते हैं। सो वर्कर रिडंडेंट क्यों किए जाते हैं और कब बिजनेस एक वर्कर को रिडंडेंट करेगा, ये आप पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, लेकिन ओवरऑल पूरे मुल्क में अगर बेरोजगारी बढ़ रही है, जॉबलेस हो रहे हैं, लाइक आपने सुना होगा अभी हालात की वजह से एक रिसेशन आया हुआ है, हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वर्क के साथ साथ कम हो रही है। सो आपने पूरे मुल्क के अंदर देखा होगा कि बेरोजगारी बढ़ रही है। ठीक है ना, तो जैसे स्टील मिल का आपने सुना कि इतने सारे एम्प्लॉयज हटा दिए, निकाल दिए, ये हमारे पास जो है, ये इसको कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, ये हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इसकी किस्में कितनी होती हैं, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसके पीछे क्या रीजंस होते हैं, इसको ओवरकम कैसे किया जाएगा, ये सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स काफी इंटरेस्टिंग है, मतलब एक ऐसे मसाइल होते हैं जो आप रोज सुन रहे होते हैं, रोज सुन रहे होते हैं। उसके बाद एक एक फर्म कैसे ग्रो करती है, एक बिजनेस कैसे ग्रो करता है, तो उसके लिए आपने पढ़ा होगा इंटरनल ग्रोथ, कि वो सेल ज्यादा करे, वो जो है ब्रांचेस ज्यादा बनाए, वो नई से नई प्रोडक्ट लेकर आए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करे, या फिर वो टेक ओवर एंड मर्जर के पीछे जाए, जिसको आप प्यार से कहते हैं एक्सटर्नल ग्रोथ, इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जबकि इसके बिहाफ पे अगर पूरे मुल्क की ग्रोथ की बात करें, पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ की बात करें, तो उसको क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आपने पढ़ना है किसके अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ना है। जैसे कि आप, अगर आप में से किसी ने पढ़ा हो, तो इकोनॉमिक ग्रोथ की दो किस्में होती हैं, पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, एब्सोल्यूट इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है तो उसकी एक साइन होती है कि लिविंग स्टैंडर्ड का इकोनॉमी का बढ़ रहा है। ये सारी चीजें, इनकी कैलकुलेशन और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ऑन द होल। फिर इसके अलावा आपने एक साइकिल पढ़ा होगा, एक साइकिल पढ़ा होगा, ओवरऑल जो हमारे पास पूरे इकोनॉमी का जो आउटपुट होता है उसका एक साइकिल होता है, जीडीपी बढ़ भी रहा होता है, कम भी रहा होता है, जिसमें रेसेशन आ जाता है, जिसमें आपके पास बूम आ जाता है, जिसमें ग्रोथ आ जाता है, रिकवरी आ जाती है। ये सारी चीजें हैं, ये सब हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है ना, हमारा जो ओ लेवल का कोर्स है वो हाफली डिवाइडेड है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, हाफली डिवाइडेड है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। मैक्रो इकोनॉमिक्स काफी इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा उसके अंदर। मतलब उसमें ज्यादातर वो चीजें हैं जो आप नॉर्मली देख रहे होते हैं, आपके साथ आप फेस कर रहे होते हैं, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, रोज सुन रहे होते हैं आप। मुल्क का जीडीपी गिर रहा है, ये रोज सुन रहे होते हैं, तो बंदे को एक मजा आता है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, लेकिन ये तो टेक्निकल है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इसकी समझ बूझ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स अच्छा होगा तो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। ठीक है बेटा।
अच्छा जी बेटा, हम आगे अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बाद, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बाद जो अगली चीजें, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग पढ़ेंगे डिमांड के बारे में। अब डिमांड को समझने से पहले पहले हमें प्राइस को भी समझना जरूरी है। पहला सवाल पैदा होता है, सर प्राइस किसे कहते हैं? तो देखें, हर एक चीज की एक वैल्यू होती है, हर एक चीज की एक वर्थ होती है, एक इम्पोर्टेंस होती है। वो वेरी करती है वक्त के साथ साथ। लाइक अगर आप थोड़ा लाइफ को पीछे कर दें, आप बैकवर्ड चले जाएं, आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, जब बार्टर सिस्टम हुआ करता था, तो उसके अंदर अगर आप कोई चीज बाय करने जाते थे तो उसकी जो वैल्यू थी, जो उसको नापा जाता था, उसको मेजर किया जाता था, वो मेजर किया जाता था दूसरे गुड्स के साथ। लाइक पुराने जमाने में ये होता था कि फॉर सपोज अगर कोई आप चीज बाय करने जा रहे हैं, एक मिनट वेट कीजिएगा जी, सॉरी। पुराने जमाने में ये होता था कि फॉर सपोज अगर मैं कोई चीज बाय करने जा रहा हूँ, फॉर सपोज अगर मैं जो हूँ एग्स बाय करने जा रहा हूँ और मुझे एग्स की जरूरत है, और मेरे पास मुझे 12 एग्स की जरूरत है, तो अगर मुझे कोई एग वाला मिल भी जाता था तो वो बदले में मिल्क रिक्वायर करता था। फॉर सपोज वो कहता था कि मुझे 2 kg, बल्कि 2 लीटर का वर्ड यूज करूंगा, 2 लीटर जो है मुझे मिल्क दे दो। ठीक है। सो इसी तरीके से अगर मेरी उससे बात तय नहीं हो पाती थी, या मेरे पास मिल्क अवेलेबल नहीं होता था, तो फिर उस सूरत में क्या नाम है, मैं दोबारा बंदे की तलाश में निकलता था कि कोई ऐसा बंदा हो जो मुझे 12 एग दे दे। और फॉर सपोज मेरे पास कोई वुल पड़ा हुआ है या सिल्क पड़ा हुआ है, मैं उससे सिल्क क्या कर दूंगा, एक्सचेंज कर दूंगा, या मैं उससे राइस को एक्सचेंज कर दूंगा। ठीक है ना। तो पुराने जमाने में ये होता था, बार्टर सिस्टम में ये होता था कि हमारे पास कोई भी चीज आप लेने जाते थे तो उसकी जो वैल्यू थी वो दूसरे कमोडिटीज में मेजर की जाती थी। तो लोग कहते थे कि वैल्यू का मतलब क्या है, पावर ऑफ गुड टू कमांड अदर गुड्स, कि मतलब एक गुड की पावर, कि वो दूसरे गुड्स कितने उसके अगेंस्ट ले सकता है। लाइक अगर किसी के पास 12 एग है तो वो उसकी कीमत इस तरीके से, बहुत कीमतें भी बहुत सारी होती थी, वो उसकी कीमत इस तरीके से रखता था कि 12 एग के बदले में 2 किलो चावल, 12 एग के बदले में 2 लीटर दूध, 12 एग के बदले में इतना वोल या इतना कॉटन मुझे चाहिए होगा। तो इसको हम वैल्यू कहते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ आपको पता चला कि बार्टर सिस्टम खत्म होता गया और करेंसी का सिस्टम आ गया। तो अब चीजों की जो वैल्यू होती है वो गुड्स में नहीं लिखी जाती। कि आप कोई भी चीज बाय करने जाते हैं तो उसकी वैल्यू गुड्स में नहीं लिखी जाती। कि अगर आप फॉर सपोज मिल्क लेने जाते हैं तो वो कहते हैं इसके अगेंस्ट राइस लेकर आओ, या इसके अगेंस्ट गोल्ड लेकर आओ, ऐसा नहीं है। बल्कि वो क्या करते हैं, उसकी कीमत करेंसी में लिखते हैं, जो आपकी राइजुल वक्त करेंसी होती है, जैसे हमारे पाकिस्तान में रुपीज है। तो अगर आप कोई मिल्क लेने जाते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 100 रुपीज लिखी जा रही होती है इन करेंसी। आप गोल्ड लेने जाते हैं, फॉर सपोज 1 तोला गोल्ड लेना है या जो भी है, तो उसकी कीमत 1 लाख बताई जाती है। यानी आपको करेंसी के हिसाब से बताई जाती है, गुड्स के हिसाब से, कमोडिटीज के हिसाब से नहीं बताई जाती। तो जब किसी चीज की वैल्यू को, या किसी चीज की इंपॉर्टेंस को, या किसी चीज की वर्थ को मेजर किया जाए इन टर्म्स ऑफ करेंसी, इन टर्म्स ऑफ करेंसी, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइस कहते हैं। अच्छा, यहां तक आप प्राइस में समझता हूँ समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो टॉपिक है वो है डिमांड के ऊपर, कि डिमांड किसे कहते हैं। तो आप लोगों ने नीड भी पढ़ा होगा, आप लोगों ने वांट भी पढ़ा होगा। नीड एंड वांट के बारे में मैं रिपीट कर दूं, मैंने आपको ये बताया था कि नीड एंड वांट्स क्या होते हैं, डिजायर्स होते हैं। ये हमारी क्या होती हैं, डिजायर्स होती हैं। ठीक है। ये वो डिजायर होती हैं जिनके अंदर हमारे पास विलिंगनेस भी होती है, मतलब इनकी हमें जरूरत भी होती है, प्लस इसको पूरा करने के लिए हमारे पास एबिलिटी भी होती है। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर दूं, नीड एंड वांट वो डिजायर्स होती हैं जो हमारी विलिंगनेस भी होती हैं, और जिनको पूरा करने के लिए हमारे अंदर एक एबिलिटी भी मौजूद होती है। विलिंगनेस से मुराद ये कि हमारी जरूरत है। जैसे फॉर सपोज एक बंदे की वांट है कि वो गाड़ी मांगता है, उसको गाड़ी की जरूरत है। क्यों जरूरत है, क्योंकि वो ट्रेवल करता है, वो आउट एंड बैक करता है, उसकी जॉब दूर है, तो ये विलिंगनेस हो गई। ठीक है। एबिलिटी से मुराद ये कि उसकी परचेसिंग पावर, क्या उसके पास इतने पैसे हैं कि वो गाड़ी बाय कर सकता है। यस सर, उसके पास इतने पैसे हैं कि वो गाड़ी बाय कर सकता है। तो उसके पास एबिलिटी भी है, उसके पास विलिंगनेस भी है। तो नीड एंड वांट्स के बारे में हम कहते थे ये वो डिजायर्स होती हैं जो जिनमें विलिंगनेस भी होती है और एबिलिटी भी होती है। और ये नीड तब कहलाती है जब वो आपकी सर्वाइवल के लिए क्या हो, जब आपकी सर्वाइवल के लिए क्या हो, जरूरी हो। जब आपकी सर्वाइवल के लिए जरूरी हो, तो इसको हम प्यार से क्या कहते थे, इसको प्यार से हम नीड्स कहते थे।
और जब ये आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं थी, मतलब आप इसलिए मांगते थे कि आपका स्टेटस बढ़ जाए, या फिर आप इसलिए मांगते थे कि आपके कंफर्ट लेवल में इजाफा हो जाए, जिसको हम क्या कहते थे, वांट्स कहते थे। ठीक है बेटा। सो ये पढ़ा था हमने, पढ़ा था कि नीड्स क्या होती है, वो डिजायर्स होती हैं जो आपकी सर्वाइवल के लिए या एक प्रॉपर लाइफ गुजारने के लिए रिक्वायर्ड होती है, लाइक वाटर हो गया, क्लॉथ हो गया, फूड हो गया, और जनरल हम बात करते थे। एंड वांट्स में हम कहते थे कि जो आपकी कंफर्ट के लिए, स्टेटस के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, मतलब इसके बगैर भी आप रह सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं मुझे जो है मर्सिडीज कार चाहिए, या फिर आप कहते हैं मर्सिडीज कार तो ज्यादा हो जाएगा, मुझे टोयोटा की कार चाहिए, मुझे प्राडो चाहिए, मुझे मोबाइल के अंदर आईफोन चाहिए। ठीक है ना, ये सारी हमारे लिए क्या वांट है। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है डिमांड किसे कहते हैं। मैं चाहूंगा थोड़ा आप सोचें, गौर करें इसके ऊपर कि डिमांड कब क्या क्या कहलाता है, डिमांड किसे कहते हैं, इस पर थोड़ा सोचें, फिर मैं आऊंगा। डिमांड का जो वैसे मतलब होता है वो होता है तलब, उर्दू में अगर आप जाके देखें। अच्छा, डिमांड थोड़ी सी एक टेक्निकल टर्म है। देखें, हम सुनते रहते हैं ना कि भाई लोगों की डिमांड कम हो गई, लोगों की डिमांड ज्यादा हो गई। तो जाहिर बात है, आपको कैसे पता लगता है कि डिमांड ज्यादा हो गई कम हो गई? आपको क्वांटिटी से पता लगता है कि मार्केट में एक चीज सेल हो रही है, एक चीज अवेलेबल है, और उसकी क्वांटिटी में कमी नहीं आ रही, क्वांटिटी वहीं की वहीं है, तो हम बोलते हैं भाई डिमांड कम हो गई। ठीक है ना। और मार्केट में एक चीज अवेलेबल है और आप देख रहे होंगे कि वो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से खत्म होती जा रही है, लोगों का रश लगा हुआ है, तो आप बोलते हैं डिमांड बढ़ गई। सो डिमांड का क्या मतलब है, क्या सोचते हैं? जी बेटा। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, सुने, देखिए, जब ये वांट, इस वांट के अंदर सर्वाइवल भी है, इस वांट के अंदर एबिलिटी भी है। ठीक है, इस वांट के अंदर सॉरी, इस वांट के अंदर विलिंगनेस भी है, और इस वांट के अंदर एबिलिटी भी है। ठीक है, क्या आप इसको पूरे करने गए? क्या आपने एक्ट ऑफ बाइंग किया इसके लिए? लाइक फॉर सपोज आप बोलते हैं भाई मुझे आईफोन चाहिए, आपके अंदर विलिंगनेस भी है, मतलब आप कॉल वॉल करते हैं तो आपको जरूरत भी है, एंड आपके पास इतने पैसे भी हैं कि आप उसको बाय कर सके। क्या आप बाय करने गए? क्या आपने एक जहन बनाया उसको बाय करने का? अगर आपने जहन नहीं बनाया तो ये वांट ही रहेगा। लेकिन आपने उसको बाय करने का जहन बना लिया कि मैं जा रहा हूं और मैं आईफोन बाय करूंगा, आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो गए, आपने पैसे वैसे उठा लिए, आपने पैसे जेब में रख लिए, बाकायदा एक पूरा एक्ट ऑफ बाइंग का आपने जहन बना लिया। मतलब इन शॉर्ट आपका एक माइंडसेट बन गया, आपका एक माइंडसेट बन गया कि ये चीज मैं बाय करने जा रहा हूं। जब वांट तरक्की करे और इस लेवल पे बन जाए कि एक्ट ऑफ बाइंग आ जाए, मैं अगेन वर्ड यूज करूंगा, वांट तरक्की करे और इसके अंदर आपके पास एक्ट ऑफ बाइंग आ जाए, एक्ट ऑफ बाइंग आ जाए, सॉरी बेटा, एक्ट ऑफ बाइंग आ जाए, मतलब आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं, आपका एक प्रॉपर माइंडसेट बन जाए कि ये चीज मैं बाय करने जा रहा हूं, तो ये वांट क्या कहलाएगी? ये वांट डिमांड कहलाएगी। सो डिमांड क्या है? एक कंज्यूमर का माइंडसेट है। मैं अगेन बोलूंगा, एक कंज्यूमर का माइंडसेट है जब वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाता है, वो मेंटली स्ट्रांग हो जाता है कि मुझे ये चीज लेनी है, मुझे ये चीज लेनी है, मुझे जाना है। ठीक है ना। अब हमारे पास बहुत सारी वांट होती है, हम कभी पूरी करते ही नहीं है, कभी उसके बारे में सोचते ही नहीं है, बस वो वांट ही रहती है। लाइक फॉर सपोज मुझे अपना घर बनाना है, मैं किराए के घर में रहता हूँ, मैं सरकारी घर में रहता हूँ, मेरे पास अपना घर होना चाहिए। तो आपने अपने घर बनाने का भी सोचा, कुछ किया उसके लिए? कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही बैठे हैं, पैसे वैसे कुछ हो जाए फिर देखेंगे। तो जैसे ही आपके पास कुछ लिमिट आ जाती है पैसों की, फिर उसके बाद आप क्या नाम है तरतीब बनाते हैं, क्या करना चाहिए, मालूमात करते हैं रियल एस्टेट वालों के पास, एंड जाके इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ये वांट उस वक्त जाके क्या कहलाएगी? डिमांड कहलाएगी। जाहिर सी बात है, अगर आपको लगेगा कि क्या नाम है कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जिसकी क्या नाम है प्राइसेस उसकी कम है, और तो आप क्या करेंगे, और वैल्यू उसकी अच्छी है, तो आप जाके उसको बाय करेंगे। और जैसे ही आपको पता लगेगा कि उसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, एंड क्या नाम है अपना, उसकी इतनी ज्यादा वैल्यू है नहीं, बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस पे, आप अपना एक्ट ऑफ बाइंग जो है वो खत्म कर देंगे। तो मेरा बताने का मकसद ये था, क्लास है मेरी, मेरा बताने का मकसद ये था कि जब कोई भी वांट आपके पास, उस वांट के अंदर एक्ट ऑफ बाइंग आ जाए, आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं कि भाई मैं ये काम करने जा रहा हूं, आपके पास पैसे वगैरह हैं, आप उसको लेने जा रहे हैं, तो वो हमारे पास कहलाएगा डिमांड कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? डिमांड कहलाएगा। सो डिमांड के अंदर विलिंगनेस एंड एबिलिटी के साथ क्वांटिटी का होना भी जरूरी है, और जाहिर बात है जब मैं क्वांटिटी की बात करूंगा तो वो प्राइसेस पे आएगी। ठीक है ना। आप फॉर सपोज आम की पेटियां गिफ्ट करना चाह रहे हैं,
आप सोच रहे हैं कि मैं मेरे दोस्तों वगैरह को आम जो है गिफ्ट कर दूं। तो जब आप आम गिफ्ट करने की बात पर आएंगे, आम गिफ्ट करने लगेंगे, जाहिर सी बात है आपके जहन में क्वांटिटी आएगी, आपका एक बजट होगा। फॉर सपोज मेरे पास 2,000 रुपए हैं, सो इस 2,000 में से मैं कितने आम बाय करके दूंगा दोस्तों को, कितनी पेटियां दूंगा। तो वो जाहिर है मार्केट में आपका एक वो एक्ट चेंज होता रहेगा। अगर 400 रुपए की एक पेटी है तो आप जाहिर है उन 2,000 के अंदर कितनी पेटियां बाय करेंगे? 5। अगर 200 रुपए की एक पेटी है तो आपके पास 2,000 रुपए पड़े हुए हैं, कितनी बाय करेंगे? 10। ठीक है, मतलब बताने का मतलब ये कि आपकी उसमें डिमांड में चेंजेस आती रहेंगी। So, जब हम डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड के अंदर विलिंगनेस एंड एबिलिटी तो होती ही होती है, लेकिन उसके अंदर क्वांटिटी का वर्ड भी आना जरूरी है। उसके अंदर क्वांटिटी का वर्ड भी आना जरूरी है, और क्वांटिटी आपके पास चेंज होती रहती है डिफरेंट प्राइसेस पे। सो डिमांड की डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। व्हाट इज डिमांड? डिमांड रेफर्स टू द demand refers to the quantity of product. Demand refer to the quantity of product that potential buyers are willing and able to buy at various prices per period of time। अच्छा, डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी। मैंने अगेन बात की, डिमांड रेफर्स, डिमांड के अंदर क्वांटिटी का वर्ड आना क्या है? जरूरी है। डिमांड के अंदर क्वांटिटी का वर्ड क्या है? आना जरूरी है। ठीक है ना बेटा? रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, जाहिर है आपके जहन में डिफरेंट क्वांटिटी होती है डिफरेंट प्राइस पे। दैट पोटेंशियल बायर्स मतलब उसका जहन बन चुका है, वो एक्ट ऑफ बाइंग करने जा रहा है। आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट वेरियस प्राइसेस पर पीरियड ऑफ टाइम। वेरियस प्राइसेस, जाहिर बात है हर प्राइसेस पे आपकी जहन में अलग अलग क्वांटिटी होगी पर पीरियड ऑफ टाइम। जब भी हम एक डिमांड एंड प्राइस के रिलेशन देखते हैं तो हम एक पर्टिकुलर टाइम कांस्टेंट रखते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं, रमजान के महीने में फ्रूट की डिमांड कुछ और होगी, और आम दिनों में फ्रूट की डिमांड कुछ और होगी। ऑफ सीजन के अंदर जो अगर आप घूमने फिरने जाते हैं तो होटल की जो डिमांड है वो कुछ और होगी, और पीक सीजन में जैसे समर वेकेशन हैं या समर वेकेशन स्पेशली, उसमें आपके पास होटल की डिमांड कुछ और होगी। सो तो पीरियड ऑफ टाइम को ध्यान में रखना, कांस्टेंट रखना जरूरी है। गर्मियों के दिनों में आप कोल्ड ड्रिंक की डिमांड जो है या कोई भी जूस वगैरह उसकी डिमांड में फर्क होगा, एंड सर्दियों के दिनों में आपके उसके पास डिमांड में फर्क होगा। ठीक है ना? जब भी हम डिमांड की बात करते हैं तो अमूमन इसके अंदर हम प्राइस एंड क्वांटिटी को आपस में रिलेट भी कर रहे होते हैं, तो इसीलिए हमें पीरियड को, टाइम को कांस्टेंट रखना जरूरी है, क्योंकि डिमांड में फर्क आ जाएगा। वीक के हिसाब से कुछ और होगी, साल के हिसाब से कुछ और होगी। अच्छा जी, अब आते हैं लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं, लोगों का किस तरीके से माइंडसेट चलता है, और ये डिमांड की हमने डेफिनेशन लिख दी। ठीक है ना? तो डिमांड की बात, डिमांड के हवाले से लोगों का बिहेवियर क्या रहता है, मतलब प्राइस चेंज होती है, लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो एक डिमांड शेड्यूल होता है और एक डिमांड कर्व होती है, वो भी हम बनाना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं डिमांड शेड्यूल के ऊपर। ये एक टेबल है। ये क्या है? ये हमारे पास एक टेबल है, डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? ये हमारे पास टेबल होता है जिसमें हम मुख्तलिफ प्राइसेस रख के हम चेक कर रहे होते हैं उस पर क्वांटिटीज क्या डिमांडेड हो रही होगी। ठीक है, अगर हम डिमांड शेड्यूल की बात कर रहे हैं तो इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर सपोज मैं किसी एग्जांपल ले लेता हूँ जोशुआ की। फॉर सपोज जोशुआ जो है वो घूमने फिरने जाते हैं, और उनके पेरेंट के पास पड़े हुए हैं कितने? $100। उनके पेरेंट ने जहन बना लिया है कि भाई हमारा जो बजट है जोशुआ को घुमाने फिराने ले जाना है, तो हम जो इस पे पैसे लगाएंगे वो कितने लगाएंगे? $100 लगाएंगे, $100 लगाएंगे।
अच्छा जी, डॉलर की एग्जांपल मैंने इसलिए दी कि ओ लेवल के अंदर आप जो भी सवालात देख रहे होते हैं वो डॉलर्स में होते हैं, इसीलिए मैंने $100 की एग्जांपल दी है। सो जोशुआ के पेरेंट कहते हैं कि भाई हम तुम्हें घुमाने ले जाते हैं और हमारे पास $100 है, ये हम तुम पे लगाएंगे। अच्छा, वो तो बच्चे को नहीं बोलते, वो तो उन्होंने सहन बनाया होता है। अब जाहिर बात है वहां जाके उनका क्या माइंडसेट होगा, वो किस तरीके से बिहेव करेंगे। तो लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं। एक तरफ हम लिखते हैं प्राइस। फॉर सपोज वो घूमने फिरने जाते हैं और फनलैंड जाते हैं, तो फनलैंड में राइड की प्राइसेस क्या है वो, एंड यहाँ हम लिख देते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड, इसको जाहिर कर देते हैं क्यूडी से, ठीक है, या क्यू लिखते हैं तो वो भी बहुत है। सो प्राइस से स्टार्ट करते हैं। फॉर सपोज वो माइंडसेट बना लेते हैं घूमने फिरने का, और वहां जाके पता चला एक राइड जो है वो $100 की है। एक राइड कितने की है? $100 की है। अब मुझे पता है उनके पास बजट कितना है, 100 है। वो कितनी राइड लेंगे? अगर एक राइड $100 की, तो वो कितने की लेंगे? वो एक ही लेंगे, ठीक है। इससे ज्यादा वो कर नहीं सकते क्योंकि उनका बजट लिमिटेड है। जाहिर बात है, आप कोई चीज बाय करने जाते हैं तो अनलिमिटेड अमाउंट तो होता नहीं है। हमारे पास वर्ल्ड ओवर स्कार्सिटी इतनी ज्यादा है कि मनी भी लिमिटेड है, हमारे पास जो पैसा है वो भी लिमिटेड है। इसी तरीके से अगर राइड जो है फॉर सपोज ₹50 की एक राइड है, तो क्या होगा? तो जोशुआ जो है वो जाहिर बात है, अब वो जोशुआ बोलेगा राइड सस्ती है, मुझे ज्यादा एंजॉय करो, तो पेरेंट्स के पास पैसे भी ज्यादा है, तो वो मैनेज कर सकते हैं, वो उसको 2 राइड करवा देंगे। अच्छा जी, राइड फॉर सपोज 25 की है, तो क्या होगा? 4 राइड्स हो जाएंगी। राइड हमारे पास 20 की है, कितनी राइड्स हो जाएंगी? 5 राइड हो जाएंगी, ठीक है ना। राइड सस्ती भी कर सकते हैं, लेकिन सस्ती राइड जो है फिर आपको यहाँ नहीं मिलेंगी, फनलैंड के अंदर नहीं मिलेंगी, वो आपको गली के अंदर मिल जाएगी। गली के अंदर झूले वाले आते हैं, वहां से आप राइड ले सकते हैं सस्ती, फ्री में झूला झूल सकते हैं या किसी पार्क चले जाए। सो बताने का मेरा मकसद ये है कि आप देख रहे होंगे बाकायदा कि $100 है। $100 की जब राइड थी तो हमारे पास थे ही 100, कंज्यूमर के पास थे ही 100, तो उसने कितनी राइड ली? एक राइड ली। जब 50 हो गई तो उसने 2 राइड ली। जब 25 हो गई उसने 4 राइड ली। जब 20 हो गई उसने 5 राइड ली, ठीक है, क्योंकि उसका एक माइंडसेट बना हुआ है, उसके पास $100 है, वो उससे ज्यादा नहीं लगा सकता। तो इसीलिए आप देख रहे होंगे क्या नाम है, 50 पे 2 आ रही है हमारे पास। तो ये है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल में हम क्या करते हैं, मतलब एक तरफ हम प्राइस लिखते हैं, दूसरी तरफ हम क्वांटिटी डिमांडेड लिखते हैं। प्राइस को हम पी से जाहिर करते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड को आप क्यू डी के बजाय आप क्यू से भी जाहिर कर सकते हैं। अब आते हैं इसको हम ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट करेंगे। सो मैं यहाँ ग्राफ बनाने की ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी। ठीक है। अच्छा, हम ग्राफ में क्या करते हैं, एक होता है वाई एक्सिस, एक होता है एक्स एक्सिस। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, वो हमेशा हम वाई एक्सिस पे लिखते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब इस चार्ट में आप देखें, आप जो चेंजेस देख रहे हैं वो प्राइस की बुनियाद पे देख रहे हैं कि प्राइस चेंज होगी तो क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज आएगा। लाइक प्राइस 100 थी तो क्वांटिटी डिमांडेड 1 हो गई। प्राइस 50 थी तो क्वांटिटी डिमांडेड 2 हो गई। मतलब क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आ रहा था वो प्राइस की वजह से आ रहा था। तो क्वांटिटी क्या है, हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, और प्राइस क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमेशा हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ लिखते हैं, हम एक्स एक्सिस पे लिखते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे क्वांटिटी, और यहाँ हम लिखेंगे प्राइस, ठीक है। अब आते हैं इसके ऊपर, प्राइसेस हमारे पास कितनी है, 100, 50, 25, 20। हम 20 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा हमारे पास 50, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 50 नहीं आएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 60, ठीक है, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 100। अच्छा, आप जो है उसके जरिए भी कर सकते हैं, आप 25 से स्टार्ट कर लें, आप 25 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी आसानी से बन जाएगा। अगर आप कहें तो मैं आपको वो भी बना कर दे देता हूँ। अच्छा, दूसरी तरफ हमें क्या करना होगा, दूसरी तरफ हमें लिखनी होगी वैल्यूज। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये वैल्यूज आ जाएंगी।
अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें जो है चार्ट बनाना है। तो 100 पे अगर आपको पता हो, हमारे पास जब 100 आ रहा था, 100 प्राइस थी, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, 1 थी। तो इसको जरा बना लेते हैं, ये 100 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब हमारे पास क्या नाम है प्राइस 50 थी, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, 50 जो है हमारे पास कहीं बीच में ही आएगा। तो प्राइस अगर 50 कर देते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड 2 थी हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं, जब हमारे पास प्राइस 25 थी, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी हमारे पास, 4 थी। ये भी देख लेते हैं, तो ये 40 है, ये 60 है, इसके दरमियान में 50 आएगा। सॉरी, ये मैंने मिस्टेक कर ली, ये मैंने मिस्टेक कर ली। अच्छा जी, सॉरी बेटा। अच्छा जी, ये मैंने गलत बना दिया। 50 जो हमारे पास नीचे आएगा, ये 40 है, एंड 40 से ऊपर हमारे पास 60 है, तो इसके दरमियान में 50 आ जाएगा। हमें यहां से बनाना चाहिए था, ठीक है बेटा। उसके बाद हम आते हैं, हमारे पास 25 है। तो जब हमारे पास क्या नाम है प्राइस 25 थी, तो 20 एंड 40 के दरमियान जो है 30 आएगा, एंड इसके करीब ही हमारे पास क्या हो जाएगा, 25 आ जाएगा। सो हम 25 पे कितनी बना लेते हैं, 25 पे हम बना लेते हैं 4, ठीक है। एंड 20 पे हमारे पास क्या आ रहा था, 20 पे हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक है। हम यहाँ बना लेते हैं 5। तो अगर आप इस चार्ट में आप जाके देखें, आपके पास कितने पॉइंट्स आ गए, आपके पास एक पॉइंट ये वाला आ गया, एक पॉइंट आपके पास जो है ये वाला आ गया, एक पॉइंट आपके पास ये वाला आ गया, एक पॉइंट ये वाला आ गया, 4 पॉइंट आ गए। अगर हम इसको ड्रॉ करें, तो हमारे पास इस तरीके से एक लाइन बन जाएगी। ये जो लाइन हमारे पास है, ये जो कर्व हमारे पास आया, इसको हम क्या कहते हैं, डिमांड कर्व कहते हैं, ठीक है, डिमांड कर्व कहते हैं। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अच्छा, इसको आप 25 करके ही बना सकते हैं। अगर आप 25 करके बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा बनेगा। अगर आप 25 लिखें, फिर लिखें 50, फिर लिखें 75, फिर लिखें 100, तो आपका चार्ट ज्यादा अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से बन जाएगा। इसके अंदर अगर आप एक बात देखें कि जो चार्ट हमने बनाई है, ये जो कर्व हमने बनाया है, ये जो ग्राफ हमने बनाया है, जब प्राइसेस हमारे पास गिरती हैं, जब प्राइसेस हमारे पास गिरती हैं, आप एक जो चीज नोट कर रहे होंगे कि जब हम प्राइसेस को गिरा रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब प्राइसेस को हम गिरा रहे हैं, तो हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, बढ़ रही है, मतलब क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। जैसे ही आप 100 से नीचे की तरफ आ रहे होंगे, आप खुद एक चीज नोट कर रहे होंगे कि आपके पास क्वांटिटी डिमांडेड में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, हम प्राइसेस को अगर बढ़ाते हैं, तो आपने एक बात नोट की होगी कि प्राइसेस को बढ़ाने पे क्या हो रहा है, हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, कम हो रही है हमारे पास, ठीक है बेटा। सो ये जो रिलेशन होता है कि जब आप एक वेरिएबल को बढ़ाते हैं, और दूसरा जब आप एक वेरिएबल को बढ़ाते हैं, दूसरा वेरिएबल कम हो रहा हो, मतलब आप प्राइसेस को गिरा रहे हैं और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है, या प्राइसेस को आप बढ़ा रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रहा है, मतलब दोनों का अपोजिट रिएक्शन है, दोनों का अपोजिट रिएक्शन है। तो इसको हम कहते हैं इनवर्स रिलेशन। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो क्या नाम है, क्वांटिटी डिमांडेड का जो रिलेशन है प्राइस के साथ, वो क्या है, इनवर्स है। सो हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी, हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी demanded is inversely related to price। क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्या है, प्राइस से इनवर्सली रिलेटेड है। मतलब अगर आप क्या नाम है, क्या नाम है अपना प्राइसेस को कम करेंगे, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, अपोजिट रिएक्ट करेगी, कम करने पे वो क्या करेगी, बढ़ेगी, मतलब, ठीक है। प्राइसेस, और आपने देखा भी होगा, प्राइसेस जब हमारे पास कम होती हैं अमूमन मार्केट के अंदर, तो हमारे पास क्या होता है, लोग ज्यादा डिमांड करते हैं प्रोडक्ट की। और जब प्राइसेस आपकी बढ़ती हैं, प्राइसेस जब बढ़ती हैं, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, कम होती है। मतलब ये इनवर्स रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन है। अच्छा, ये जो मैंने बनाया आपके सामने डिमांड शेड्यूल, ये मैंने बनाया था फॉर सपोज, मैंने जोशुआ की एग्जांपल ली, एक इंडिविजुअल कस्टमर की एग्जांपल ली, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की एग्जांपल ली, कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करता है, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर किस तरीके से सोचता है, उसकी एग्जांपल ली। तो ऐसी डिमांड को जो किसी इंडिविजुअल को रेफर करे, ऐसा, मतलब आप उसके रेफरेंस से बात करें कि इंडिविजुअल किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ऐसी डिमांड को हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है, आप नोट डाउन कर सकते हैं।
ठीक है बेटा। इंडिविजुअल डिमांड क्या है हमारे पास? व्हेन एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, व्हेन एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर एक्सप्रेस हिज प्रेफरेंस ऑफ क्वांटिटीज, जब वो अपनी प्रेफरेंस बताएगा क्वांटिटीज की। आप देखें अलग अलग राइड की क्वांटिटीज आ रही है, 1 आ रही है, 2 आ रही है, 4 आ रही है, 5 आ रही है, ऑफ गुड एक्स एट डिफरेंट प्राइसेस। जाहिर बात है उसकी जो क्वांटिटी में चेंज आ रहा है वो डिफरेंट प्राइसेस पे आ रहा है। प्राइस लेवल इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अगेन मैंने कहा कि जब भी हम प्राइस एंड डिमांड की बात करते हैं हम टाइम को कांस्टेंट करते हैं, क्योंकि हर टाइम पे डिमांड में अलग फर्क होता है, अलग चेंज आ रहा होता है। सो आप पीछे देखें, ये जोशुआ की एग्जांपल दी थी, हमारे पास क्या हो रहा है, प्राइस लेवल ये रहा 100, 50, 25, 20, ये प्राइस है। हर प्राइस लेवल पे आपके पास अलग 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 क्वांटिटी आ रही होगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि व्हेन इंडिविजुअल कंज्यूमर एक्सप्रेस हिज प्रेफरेंस ऑफ क्वांटिटीज एट डिफरेंट प्राइस लेवल इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल डिमांड कहलाएगा। अब जाहिर सी बात है जब हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में एक बंदा तो नहीं जाता, मार्केट में तो बहुत सारे लोग जाते हैं। सो जब हम मार्केट डिमांड की बात करेंगे तो मार्केट डिमांड का मतलब है हम सारे कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं जो वहां जा रहे हैं। वहां फिर इंडिविजुअल कंज्यूमर की हम प्रेफरेंस की बात नहीं करेंगे कि वो किस तरह प्रेफरेंस करता है क्वांटिटी को। वहां फिर हम बात करेंगे ऑल कस्टमर्स, जितने भी कस्टमर्स हैं, जितने भी कंज्यूमर्स हैं जो वहां पे गए और जो उन्होंने अपनी प्रेफरेंस ऑफ क्वांटिटी शो की, उन सबका जो टोटल कहलाएगा, टोटल क्वांटिटी डिमांडेड कहलाएगा, वो हमारे पास कहलाएगा मार्केट डिमांड कहलाएगा, वो मार्केट डिमांड कहलाएगी। लाइक फॉर सपोज मैं बात करता हूँ राइड की, तो राइड लेने के लिए जोशुआ भी जा रहा है, हंजला भी जा रहा है, अम्मार भी जा रहा है। एक मार्केट है, फन लेने एक मार्केट है, उस मार्केट में सप्लायर भी हैं, उस मार्केट में बायर भी हैं। बायर में हंजला है, अम्मार है, जोशुआ है, सिर्फ 3 बंदे हैं। ठीक है, सिर्फ 3 बंदे, हम एक दिन की बात कर लेते हैं। तो उन 3 बंदों ने जो टोटल डिमांड की, जाहिर है हंजला की डिमांड अलग होगी क्योंकि उसका बजट अलग है, अम्मार की डिमांड अलग होगी, उसका बजट अलग है, जोशुआ की डिमांड अलग होगी, उसका बजट अलग है। तो उन तीनों ने मिलके जो है टोटल जो है क्या नाम है, जो क्वांटिटी डिमांडेड की एट डिफरेंट प्राइसेस, वो हमारे पास कहलाएगा मार्केट डिमांड। ठीक है, इसको जरा देख लेते हैं कि ये मैंने एग्जाम्पल सेट की है कि हमारे पास हंजला है। अब हंजला का अलग एक माइंडसेट है और हंजला के पास सिर्फ $50 मौजूद है। कितने? $50 मौजूद है। अम्मार का एक अलग माइंडसेट है, थोड़ा पैसे वाली पार्टी है, उसके पास $200 मौजूद है, और जोशुआ के पास $100 मौजूद है। इन तीनों का बजट मैंने शो किया है। जाहिर है सेम तो नहीं होगा, अनहोनी हो सकती है या इत्तेफाक हो सकता है कि सेम हो। ज्यादातर हर बंदे का एक अलग अलग माइंडसेट होता है, एक अलग अलग बिहेवियर होता है। तो हंजला के पास $50 है, अम्मार के पास $200 है, एंड जोशुआ के पास $100 है। अब ये राइड लेने जाते हैं और राइड ₹100 की है, तो ₹100 पे क्या नाम है, हंजला तो नहीं ले सकता राइड, उसके लिए राइड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका बजट ही कम है, उसके बारे में ही बात नहीं आ रही। अम्मार जो है बड़ी पार्टी है तो वो 2 ले लेगा, एंड जोशुआ 1 ले सकता है क्योंकि उसके पास पैसे ही $100। सेम एज जब हम $50 रखते हैं तो इसके पास है ही $50, तो ये 1 राइड ले सकता है। इसके पास 200 है तो 4 राइड हो जाएंगी, इसके पास $100 है तो 2 राइड हो जाएंगी। इसी तरीके से हमारे पास हंसला है, $25 की अगर एक राइड है तो ₹50 में 2 हो जाएंगी। अम्मार के पास 200 है तो यहाँ 8 हो जाएंगी, एंड जोशुआ के पास 100 है तो यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, 4 राइड हो जाएंगी। तो जब हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में क्या होता है, इन तीनों डिमांड का सम किया जाएगा, इन तीनों की क्वांटिटी डिमांडेड का सम किया जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों की आप क्वांटिटी डिमांडेड का सम करें, प्राइसेस को अपनी जगह रखें कि 100 पे 0 + 2 + 1 ये कितना हो जाएगा। आप इन तीनों को प्लस कर दें, इन तीनों को प्लस कर दें, ये आपके पास हो जाएगा 3। ये मैंने यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ आ जाए, फिर दोबारा आ जाए, आप जो 50 है उस पर प्लस कर दें, इन दोनों को प्लस करें, तीनों को सॉरी, तो 1 + 4 + 2 ये हो जाएगा 7। ठीक है बेटा, एंड इसी तरीके से 2 + 8 + 4 ये आपके पास हो जाएगा 14। सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है 100 पे $100 पे अगर डॉलर राइट जो हमारे पास $100 की हो, टोटल क्वांटिटी डिमांड 3 होगी, एंड 50 पे 7 होगी, एंड 25 पे 14 होगी। ये जो हमारे पास शेड्यूल बनेगा ये मार्केट शेड्यूल बनेगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल बनेगा। ठीक है, और इसकी जो हम कर्व बनाएंगे, ग्राफिक रिप्रेजेंट करेंगे, वो मार्केट डिमांड कर्व बनेगा। अच्छा, जब आपने बुक में देखा होगा तकरीबन स्ट्रेट लाइन होती है, मतलब वो इक्वल चेंज आ रहा होता है। अगर प्राइस 100 थी तो 100 पे 1 है तो 50 पे 2 हो जाएगा, 25 पे 4 हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम, मतलब यानी बताने का मेरा मकसद है कि वहाँ एक इक्वल चेंज आ रहा होता है। इक्वल चेंज आने की वजह से लाइन स्ट्रेट लाइन बन जाती है, वो भी मैं आपको बना के दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने कर्व बनाया है और यहाँ मैंने 25, 50, 75, 100 लिखा है। यहाँ 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6 करके 14 तक मैंने लिखा है। सो 100 पे हमारे पास क्या होगा, ये 100 हो जाएगा, एंड ये 3 हो जाएगा, तो एक पॉइंट हमारे पास ये हो जाएगा। इसी तरीके से ये 50 हो जाएगा, 50 तक मैं लेकर गया और हमारे पास 50 पे डिमांड कितनी है, 7 है।
इस तरीके से ये 25 हो जाएगा एंड ये 14 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 25 पे कितनी डिमांड है, 14 की है। तो हमारे पास 3 पॉइंट आ गए, 3 पॉइंट आ गए। इनको आप एक कर्व के जरिए मिला लें, ये हमारे पास कहलाएगा मार्केट डिमांड कर्व कहलाएगा। सो मार्केट डिमांड क्या है? मार्केट डिमांड सम है। अगर आपको मार्केट डिमांड फाइंड करनी हो और आपको उसने वैल्यूज दी हुई हो अमार की, मतलब कंज्यूमर्स की, उनको आप प्लस कर दें कि अगर 100 प्राइस पे मार्केट डिमांड कितनी है तो उसने क्वांटिटीज दी होगी हर बंदे की अलग अलग, आप उन तीनों को प्लस कर दें। और अगर उसने कर्व दिए हो तो हम कर्व को आपस में मिला देते हैं। अगर 3 कर्व हो उनको आपस में मिला देते हैं, हॉरिजॉन्टली उनको सम कर लेते हैं, तो हमारे पास ओवरऑल मार्केट डिमांड कर्व आ जाती है। सो लिखा हुआ है मेरे नीचे, मार्केट डिमांड क्या है? मार्केट डिमांड इज द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड्स, ऑल इंडिविजुअल कंज्यूमर डिमांड्स। ठीक है, जितने भी हमारे पास कंज्यूमर है उन सब की जो इंडिविजुअल डिमांड है उन सब का सम क्या कहलाएगा? मार्केट डिमांड कहलाएगा। आप देखिए मैंने क्या किया है, मैंने सम ही तो किया है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? When all individual consumer express their preference of quantities, सब अपनी प्रेफरेंस ऑफ क्वांटिटीज दे रहे हैं। ऊपर देख लें हंजला की, अम्मार की, जोशुआ की, ऑफ गुड्स विच दे आर विलिंग एंड एबल टू बाय। जो ये विलिंग एंड एबल टू बाय है, जो ये विच दे आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ये मेंटली प्रिपेयर्ड है, उनके बजट बकायदा मौजूद है उनके पास, तो वो विलिंग एंड एबल टू बाय है एट डिफरेंट प्राइसेस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये हमारे पास कहलाएगा मार्केट डिमांड। ठीक है बेटा, सो डेफिनेशंस वगैरह नोट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो लॉ ऑफ डिमांड होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। कोई भी सवाल हो, कोई भी बात हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।